हाँ जी, तो नमस्कार। आज हम लोग आरएएस मेंस के जो चतुर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर है, उसमें हम लोग हिंदी के सिलेबस के बारे में, हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। और ये जो पाठ्यक्रम है, ये हमारे जितना भी जीएस के जितने भी पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इन सारे पेपर में से सबसे ज़्यादा जो मार्क्स का पेपर है, वो हिंदी का पेपर है। तो हिंदी का पेपर अंकदायी है और सबसे बड़ा है, और मेरिट के डिसाइड करने में इसका जो बड़ी भूमिका है, तो उसके बारे में हम लोग पेपर के बारे में डिस्कस करें। तो जीएस पेपर 4, जीएस पेपर जो 4 है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के जो चौथे पेपर में हम लोग हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पर जो यहाँ पे इसका जो टाइटल है, वो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश है इसका टाइटल। और हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे। जो हिंदी के पेपर की बारे में हम इस हिंदी के जो सिलेबस के बारे में बात करें, तो जो हिंदी का पेपर है, वो पेपर हमारे मुख्यतः 3 भाग में आता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो 3 भागों में आता है, और 3 भागों में भी बराबर नंबर है, 30 नंबर, 30 नंबर और 30 नंबर। तो ये जो है 90 नंबर तो हमें यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, पीछे कितने बचे? 110। उसमें से एक निबंध का है। तो निबंध का हिंदी मीडियम वाले किसमें लिखेंगे निबंध, और इवन इंग्लिश मीडियम वाले भी निबंध, ज़्यादातर लोग हिंदी में ही लिखते हैं। तो निबंध का जो पार्ट है, इस बार बढ़ा दिया है, इस बार बढ़ा के 40 नंबर का कर दिया है। 40 नंबर का जो है ऐसे वाला पार्ट आएगा, ऐसे, या निबंध का पार्ट आएगा, वो आएगा हमारे 40 मार्क्स का। तो इस तरह से ये 90 में से 40 और ऐड कर दो, तो ये कुल मिला के हमारे ये जो हमारे 30, 30, 90 और 130 मार्क्स जो है हिंदी लेके जाएगी। तो 130 मार्क्स की हम लोग यहाँ पे ये रेस कर रहे हैं, जो कि 130 मार्क्स की है। तो हिंदी में शब्द शुद्धि और इन सब चीज़ों पे हम लोग सारा ही डिस्कस करेंगे। पर ये मुख्य मुख्य चीज़ ये है, ये थे कि हमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो इसमें से जो पहला पार्ट है, इसके जो 3 पार्ट है, उसमें से फर्स्ट पार्ट लेना मैं शुरू करूं, तो फर्स्ट पार्ट का नाम है भाग 1, भाग क। तो भाग क है, वो कितने मार्क्स का है? वो 30 मार्क्स का है, 30 अंक का है। और क्या इसको मैं कुछ नाम देना चाहूँ, तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ भाग क को व्याकरण के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं, कि इसमें हमें व्याकरण से संबंधित पूछा जाता है। तो व्याकरण से संबंधित यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो व्याकरण से संबंधित क्या पूछा जाता होगा? संधि पूछी जाती होगी। तो देखें भाई, संधि बिल्कुल नहीं। यहाँ पे संधि इससे पहले जो इससे जस्ट पहले हुआ था, 2025 में मेंस हुआ था, उसमें संधि पूछी जा रही थी, और संधि अच्छी खासी पूछी जाती थी। पर संधि इस बार नहीं पूछी जा रही है, तो संधि हमें यहाँ पे नहीं पढ़नी। तो क्या बिल्कुल नहीं पढ़नी? नहीं, संधि के बिना हिंदी अधूरी है। संधि तो पढ़नी ही पड़ेगी, और संधि के बिना उपसर्ग और प्रत्यय कैसे करोगे? अगर संधि आप नहीं करते हो, तो आप उपसर्ग प्रत्यय के अलावा शब्द शुद्धि कैसे करोगे, वाक्य शुद्धि कैसे करोगे? हिंदी का आधार ही संधि है, तो संधि तो पढ़नी तो पड़ेगी। किंतु वैसे नहीं आएगा कि एक शब्द दे दिया, उस शब्द में उस शब्द को आपको तोड़ना है, संधि विच्छेद करना है, या संधि में जोड़ना है। तो संधि करना, संधि विच्छेद करना, इस तरह की चीजें यहाँ पे, अब ये सारा खेल यहाँ का, संधि का खेल यहाँ पे मिटा दिया, कि संधि अब नहीं आएगी। तो मोटे तौर पे एक तो संधि नहीं आएगी। दूसरा हमारा एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, विलोम शब्द। विलोम शब्द, तो विलोम शब्द भी इस बार नहीं आने वाला है। विलोम शब्द भी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो विलोम शब्द है, उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, और अक्सर आरएएस के अभ्यर्थी जो पर्यायवाची खूब पढ़ते हैं, और पर्यायवाची जितना भी पढ़ लो उतना कम है। तो पर्यायवाची खूब पढ़ते हैं, उसके लिए अलग अलग ट्रिक्स बनाते हैं। और उसमें जैसे कि शिव जी का अगर पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ में पार्वती जी के साथ में पर्यायवाची पढ़ते हैं। फिर गणेश जी की भी उनके बेटे के रूप में या साथ में पढ़ते हैं।
और कार्तिकेय के भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो पर्यायवाची एक साथ साथ पढ़ के बहुत अलग तरह का है, उसकी क्लासिफिकेशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर जो पर्यायवाची वाले टॉपिक में इस बार आप मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो ये 3 टॉपिक तो मेन हटा दिए। इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, एक और टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। जो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, इसको भी इस बार हटा दिया गया है। तो ये सारा सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना, इस बार ये सिलेबस में नहीं है। तो फिर है क्या? तो है, उसके बारे में हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो हिंदी के जो भाग का है, इसमें 30 अंक का है। जो इसमें हमारे टोटल हमें 7 बिंदु पढ़ने पड़ेंगे। 7 जो बिंदु है वो पढ़ने पड़ेंगे, 7 पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो 7 बिंदु पहले तो ये चर्चा करते हैं, उसके बाद में आगे के सिलेबस को देखेंगे जो, और निबंध के बारे में भी देखेंगे। और ये क्लास अगर लंबी खिंच गई तो निबंध की क्लास एक अलग से लेंगे, उसके बारे में भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। चलो, फिर जो इसमें से भाग क है, उसमें से जो हमारा पहला भाग, पहला जो पॉइंट है वो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित पूछा जाता है। तो इस भाग में हमें जो पहला ही पॉइंट है वो प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित है। तो प्रत्यय और उपसर्ग के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हमें प्रत्यय और उपसर्ग से सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं 2024 का। तो उपसर्ग से संबंधित सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, उपसर्ग से रिलेटेड कि 2024 में हमें उपसर्ग से संबंधित कैसा सवाल पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो उपसर्ग के लिए एक शब्द पूछा था प्राक। जो प्राक शब्द है, प्राक शब्द को लीजिए, उससे 2 शब्द बना दीजिए। तो अच्छे से 2 शब्द आप बना दो। तो 2 शब्द ये हैं कि आप प्राक शब्द से एक सार्थक 2 शब्द बनाने। तो एक है प्रागैतिहासिक, कि प्राक धन ऐतिहासिक, तो प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक ले लो। और प्रागैतिहासिक साथ साथ में आप जो है वो, थोड़ा साफ नहीं आया, फिर से लिखते हैं। एक और शब्द लेते हैं जो प्राक से बनता है, वो है प्राकलन। प्राकलन समिति होती है, तो प्राक धन कलन, तो प्राकलन हो जाएगा। ठीक है, और एक शब्द और ले सकते हैं जो कि हमारा है प्राकथन। तो प्राक धन कथन, तो कथन। तो ये इस तरह से हमें लिखना है। हालांकि इसमें हमें 2 ही लिखना है, 3 लिख लेते तो दी बेस्ट है, पर 2 लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग, जैसे एक और पूछा था अन्न। अन्न से खूब सारे बना सकते हैं, अनमेल बना सकते हो, अनमेल विवाह राजस्थान में होते हैं। तो अन्न मेल, अब तो बंद हो गए, अन्न बन, अनबन कर लो, अगर किसी से आपकी बन नहीं रही तो अनबन हो गई। ठीक है, अनमेल हो गया, अनमेल विवाह वैसे होता है अनमेल। और किसी से अनपढ़ कह सकते हो, जो अनपढ़, तो अनपढ़ इसमें आ जाएगा, अनपढ़, तो अनपढ़ हो गया। ठीक है, और अनढंग, अनढंग भी आ जाएगा, अनढंग, अनगढ़, अनगढ़ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के खूब सारे शब्द हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। और इसमें से हमें जो है इसमें से आपको शब्द की रचना करनी है उपसर्ग की मदद से। और शब्द की रचना उपसर्ग से कर सकते हैं, और प्रत्यय से कर सकते हैं, संधि और समास से करते हैं। तो शब्दों की नई नई रचना इस तरह से होती है। तो हमने अन के बारे में परिचर्चा करी। और अन के बाद में जो ये उपसर्ग है, उपसर्ग में ऐसा भी पूछा गया था, 2 और उपसर्ग जो है उसमें ऐसे पूछा गया था, जिसे परिधीय।
तो परिधि उपसर्ग पूछा गया, तो इसमें बताया गया इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग हमें इसमें परिधि में उपसर्ग बताना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो था अभिज्ञ, अभिज्ञ। तो इन दोनों शब्दों में हमें मूल शब्द बताने, इनके जो उपसर्ग कौन सा इसमें यूज किया गया है, तो उसको हम लोग देखें। तो परिधि में जो उपसर्ग यूज किया गया है वो परि उपसर्ग यूज किया गया है, ठीक है। और धी, परिधन, ठीक है। और अभिज्ञ में अधन भिज्ञ, तो अधन भिज्ञ जो शब्द है, अब सॉरी, इसमें अभिधन ज्ञ शब्द यूज लिया गया है। अभिधन ज्ञ, ज्ञ मतलब जानकार, अभी मतलब एक व्यक्ति जो बिल्कुल हर चीज के बारे में जानता है, तो अभिज्ञ के बारे में हम लोग यहाँ पे परिचर्चा कर रहे हैं। तो ये उपसर्ग, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपसर्ग से। उपसर्ग के बाद में हम लोग नेक्स्ट लेते हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में हमने चर्चा की, अब हम लोग प्रत्यय के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रत्यय से हमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक उपसर्ग में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी तरह के प्रत्यय में पूछे जाते हैं। तो प्रत्यय में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, जैसे एक शब्द दिया था आवट, कि आवट शब्द को आप लो और उससे कुछ शब्दों की रचना कर डालो, उसमें से दो शब्दों की यूज करना है आपको बनाने। तो एक से आवट से बनावट, बनावट, लिखावट, ठीक है। सजावट, कुछ लोगों को सजाना पसंद है तो सजावट। तो इस तरह के शब्द हमने आवट से बना दिए। और उसमें से तोड़ने वाले देखें तो इससे तो आपने रचना कर दी, और तोड़ने वाले जैसे कोमारियत शब्द था, कोमार्य, ठीक है। कोमार्य को आप अगर तोड़ोगे तो इसके आप इसमें जो है उपसर्ग क्या प्रत्यय कौन सा है, तो ये है, तो कुमारधन ये, ये तो ये हो गया कोमार्य, कुमारधन ये कोमार्य। और क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, एक औदार्य पूछा गया था, औदार्य, औदार्य। तो औदार्य में उदार शब्द है, मूल शब्द क्या है, उदार। और इसमें प्रत्यय क्या है, ये मूल शब्द क्या है, उदार। और इसमें प्रत्यय क्या है, ये औदार्य, ठीक है। और शब्द ले तो घुमक्कड़, एक शब्द लिया था घुमक्कड़। अब घुमक्कड़ को आपको जोड़ना है, घुम म कड़। तो घुमक्कड़ को आप अगर तोड़ोगे तो इसको ऐसे है कि इसको घूम बनाना पड़ेगा, जो ये छोटी मात्रा है इसको बड़ी करना पड़ेगा, घूमना, घूमना से बना है घूम। और अक्कड़ इसमें क्या है, प्रत्यय, तो अक्कड़ प्रत्यय इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रत्यय और उपसर्ग की छोटी सी डिस्कस करी। तो हमने एक पॉइंट के बारे में अभी तक डिस्कस किया है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बाद में जो हमारा आरएस मेंस का जो सिलेबस में जो दूसरा बिंदु है वो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। क्या है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हमें लेने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो उनका क्या है, वाक्य में प्रयोग करना है, तो उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को लेना है, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये कैसे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमने पहले जो पढ़ रखा होगा समश्रुत भिन्नार्थक में, कि दो शब्द होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना, और वाक्य का में प्रयोग किस तरह से करना है तो उसके बारे में हम लोग देखें। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में जैसे कि एक शब्द होता है कि अभिराम,
और एक होता है अविराम। ठीक है, अब देखो अविराम क्या होता है। अ मतलब नहीं, विराम, विराम नहीं करना है, फटोफट जाना है, तो अविराम मतलब जल्दी जल्दी जाने की सेंस में। और अभिराम बोलते हैं, अभिराम किसको बोलते हैं, सुंदर को बोलते हैं। तो ये सुंदर को बोलते हैं, ये ब्यूटीफुल को बोलते हैं, ये जो फास्ट जाने के लिए उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको वाक्यों के जो अर्थ सीधे नहीं लिखने, पर इसमें आपको वाक्य का प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। कि वाक्य में प्रयोग हम लोग इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि सफल होने के लिए जो हमें, एक तो ये ले सकते हैं, सफल होने के लिए सफल होने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब बिना रुके पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए कह सकते हैं अविराम मेहनत करनी पड़ेगी। अविराम, विराम बिना दिए, अविराम मेहनत करनी पड़ेगी। तो सफल होने के लिए इतना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, अविराम मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो अविराम शब्द है वो यहाँ पे सम सुर भिन्नार्थक शब्दों में से यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो कि अविराम मतलब लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, बिना रुके मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस तरह से है। ठीक है, और अभिराम का तो मैं पढ़ के सुना दूं या ऐसे ही बता दूं। वर्षा ऋतु में प्रकृति का दृश्य, वर्षा ऋतु में प्रकृति का दृश्य दृश्य कैसा होता है, मनमोहक होता है ना। वर्षा ऋतु में प्रकृति का दृश्य बहुत अभिराम होता है, बहुत अभिराम होता है। तो इस तरह से हमें पिछली बार जो है सीधा ही हमको अर्थ लिखना था, इस बार अर्थ नहीं लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है। और वाक्य में प्रयोग इस तरह से करना है कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो हमने सिलेबस के जो 2 पॉइंट डिस्कस किए। जो फर्स्ट पॉइंट है उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित था, उसमें शब्दों को तोड़ना और जोड़ना है। और दूसरा है हमारा ये जो भिन्नार्थक शब्द है या जो शब्द युग्म के हिसाब से जो हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये है। तो 2 हमारे पॉइंट सिलेबस के हमने लिए। और जो तीसरा पॉइंट है वो है शब्द शुद्धि। क्या है, शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि के जो है वो उदाहरण देख लेते हैं। तो शब्द शुद्धि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जो शब्द शुद्धि का जो आधार ये है कौन सा है, तो इस शब्द शुद्धि का जो आधार है वो हमारे कौन सा है, आधार इसका है संधि। तो संधि वैसे आधार होता है, पर शब्द शुद्धि के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। शब्द शुद्धि में एक तो हमारे विरहणी पूछा गया है, तो इन्होंने किस तरह से लिखा था उसके बारे में हम लोग लिख के देखते हैं। एक हमें हमको इस तरह से लिख के भेजा है कि विरहणी, विरहणी, एक तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा लिखा है अधिशासी, अधि और शासी। तो इनको अपन को शुद्ध करना है। ठीक है, तीसरा है अनुदित लिखा है, अनुदित। ठीक है, तदुपरांत एक है, तदुपरांत। तो ये सारे शब्द हैं जो 2024 में पूछे गए हैं हमारे मेंस एग्जाम में। तो ये जो पॉइंट्स है वो इस तरह से लिखे हुए होते हैं और इनको हमें शुद्ध करके लिखना होता है। तो हम लोग देखें तो इसको हम लोग शुद्ध करते हैं। ये जो पेपर में दिए हुए हैं, तो इसको इसको हम लोग शुद्ध इस तरह से कर सकते हैं, विरहणी, विरहिणी। ठीक है, विरहिणी कहते हैं। और इसको जैसे ना ये शब्द को आपको याद ऐसे इस तरह से कर सकते हो। ये शब्द है ना शासन से बना हुआ है, शासन होता है ना, शासन। तो शासन इसको बोलते हैं, गवर्नेंस को। तो गवर्नेंस से ही अधिशासी आप शब्द निकाल सकते हो। जैसे तो अधि तो शब्द है, उपसर्ग है,
और सासी में ये सासी, ये ले लो, सा स, अधिशासी। अधिशासी इस तरह से लिखना है, तो ना कि इस तरह से। तो इसको अधिशासी हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अधिशासी। तो अधिशासी इस तरह से लिख सकते हो, तो ये आपका सही हो जाएगा, पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। फिर है अनुदित। अनुदित क्या होता है, अनुदित मतलब कि ट्रांसलेट करना, है ना। तो इसमें अनुधन उदित होता है। इसमें जो संधि किस तरह से यूज की जाती है, तो अनु है मूल शब्द, उसमें उदित जोड़ते हैं, तो अनुदित से जो ये बड़ी वाली मात्रा बन जाएगी, तो ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा, तो अनुदित, अनु। और यहाँ पे इसने बड़ी मात्रा कर रखी, तो आपको यहाँ पे छोटी मात्रा कर सकते, कभी कभी दो मात्राओं से संबंधित त्रुटि भी दे के हमसे पूछा जा सकता है। और तदुपरांत में क्या है, तो इसमें तत् धन उपरांत है, तो तदुपरांत में मात्रा जो उपरांत में, जो उपरांत इस तरह से लिखा जाता है, उपरांत। तो उपरांत के कारण जो ये छोटा ऊ है, तो इस कारण से हमारी जो मात्रा है वो छोटी हो जाएगी, तो तदुपरांत। इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो था पिछली बार तो सीधा आपको अर्थ लिखना था, अभिराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब लगातार, इतना लिख लोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। पर इस बार आपको इसमें वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य भी शुद्ध होना चाहिए, पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि से और कोई क्वेश्चन है तो भी वो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। एक शब्द खूब बार आता है, अहल्या, ये लिखते हैं अहिल्या। एग्जामिनर हमें अहिल्या लिख के देता है, जो कि सही नहीं होता। अहिल्या बाई होलकर अपन ने देखा होगा, वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अहल्या, अहल्या। तो अहल्या ये बिल्कुल सही है, शाश्वत सत्य है, सही है, जबकि इधर वाले जो गलत है, अहल्या। एक और क्या पूछा गया है पिछली बार एक, हाँ ये हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है, मिष्ठान। शब्द शुद्धि के हिसाब से मिष्ठान शब्द है, तो मिष्ठान शब्द होता ही नहीं है, मिष्ठान नहीं होता है, मिष्ट होता है। मिष्ट मतलब मीठा होता है, तो एक तो शब्द इसमें लगेगा मिष्ट, और दूसरा है अन्न। अन्न मतलब जो अपन खाते पीते हैं, अन्न खाते हैं, बाजरे का, गेहूं का। तो इससे है ना, ठ कहाँ से आ गया, तो ठ नहीं है, तो मिष्टान ही है, क्या है। तो इसको यहाँ से ये मिटा दो भले, इसकी जगह सिर्फ उत्तर लिखना है आपको मिष्टान, न कि मिष्ठान। तो मिष्ठान शब्द आप लिख लोगे, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और एक और शब्द पूछा है, अक्षुण्य, ये 2023 में पूछा गया, ये भी 23 में पूछा गया था। तो अक्षुण्य में हम लोग जो है उसको, अक्षुण्य को हमें सही करना है, तो इसमें एक तो अक्षुण्य, अक्षुण हो जाएगा, ये सही है, ये गलत है। तो इस तरह से हमने जो ये शब्द शुद्धि के कुछ क्वेश्चन देखे थे, और उनको तोड़ने का तरीका भी आपने देखा होगा कि इसके ज्यादातर जो शब्द शुद्धि के क्वेश्चन है वो संधि से सही हो जाते हैं। और बाकी हम लोग इसके ऊपर और परिचर्चा, जब ये नए से फ्रेश जो टॉपिक आएगा शब्द शुद्धि, उसके ऊपर तो वापस अपन को परिचर्चा करनी ही है। तो शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि शुद्धि से ही जुड़ा हुआ एक वाक्य और है, एक और टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वाक्य शुद्धि। चौथा पॉइंट है हमारा वाक्य शुद्धि। तो अगला पॉइंट कौन सा है, वाक्य शुद्धि। शुद्धि में मात्रा छोटी होती है इस तरह से, तो वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि में क्या होता है, वाक्य शुद्धि को सोल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लगभग 10-15 तरीके हैं, 15 एक तरीके हैं। उन तरीकों में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अनावश्यक शब्द डाल दिया जाता है, अनावश्यक शब्द को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसकी जगह आवश्यक शब्द यूज करना पड़ेगा, या फिर उसकी जगह नया शब्द यूज करना पड़ेगा, या फिर कभी कभी क्या है कि उनका जो क्रम है वो मिस्टेक कर देते हैं, किसमें, वाक्य शुद्धि में। तो वाक्य शुद्धि में क्रम मिस्टेक कैसे करते हैं, तो वाक्य शुद्धि में क्रम का भंग इस तरह से कर लेते हैं कि वाक्य शुद्धि में क्रम से, चलो इससे रिलेटेड पिछले साल के क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी रहे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। सब लोग अपनी राय दे, सब लोग, आप इनको सोल्व करने का प्रयास करो, हो रहे क्या, सब लोग अपनी
राय दे। ठीक है, तो एक तो ये वाक्य था, और दूसरा था हमारे वह मुझ से क्रुद्ध। हाँ, तीसरा कौन सा वाक्य है? उससे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, एक और वाक्य है, उसको अपन पढ़ लेंगे। पहले तो इनको सही करते हैं, थोड़ा सा सही करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हमें पूछा हुआ है, सबसे पहले सब लोग अपनी राय दे, सब लोग अपनी राय दे, सब लोग में कौन राय देगा? तो इसमें इसमें आपको शुद्धि करना है। तो सब लोग अपनी अपनी राय दे, तो अपनी अपनी, सब लोग अपनी अपनी राय दे, तो सब लोग अपनी अपनी राय दे, तो इस तरह से ये फिर ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वो मुझसे क्रुद्ध है, वो मुझसे नहीं मुझ पर क्रुद्ध है, मुझ पर, तो मुझसे की जगह यहाँ पे पर आ जाएगा। उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं, उसे सहायता, ये इसमें से ये अनावश्यक शब्द है, अनावश्यक शब्द को आपको हटाना है। उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, तो इस तरह से ये फिर सही हो जाएगा। एक और वाक्य है, वो पिछली साल पूछा गया है कि कुत्ता भिखारी का काला और भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। कुत्ता भिखारी का जो काला और भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। भौंकने कौन, भिखारी लगा? नहीं, तो भौंकने के साथ कुत्ते को मैच करो। भिखारी का काला व भयानक शरीर देखकर, भिखारी का जो काला और भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा, तो कुत्ता जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है उस कुत्ते को हटा के जो भौंकने के आगे कुत्ते को सेट करना है। तो इस तरह से ये वाक्य शुद्धि के पॉइंट है। और वाक्य शुद्धि के लिए हम लोग, वाक्य शुद्धि को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से ट्रैकल करेंगे? तो वाक्य शुद्धि के लिए हम लोग जो हद्दे बारी जी की पुस्तक है, उससे लगभग एक मोटा मोटा ही लगभग 1000 एक वाक्य हैं, उनको अपन डिस्कस कर लेंगे, उससे बार क्वेश्चन नहीं बन जाता बार। ठीक है, और भी हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे हम लोग निकालेंगे, और उससे जो हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वाक्य शुद्धि से संबंधित। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ तक कितने पॉइंट लिए हैं? हमने 4 पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लिया। जो 5वां पॉइंट है, मुहावरा, मुहावरों का प्रयोग से अर्थ स्पष्ट। जो एक तो मुहावरा है, एक तो मुहावरे हैं, एक तो मुहावरे लेने हैं। ठीक है, और ये भी खूब पूछा जाता है मुहावरे वाला। और मुहावरों के बाद में लोकोक्तियां लेनी है। एक जैसे पॉइंट है, लोक लोकोक्तियां लेनी है। ठीक है, मुहावरे लेने हैं, लोकोक्तियां लेनी है, और कहावतें लेनी है। लोकोक्तियां आयो, कहावतें। तो ये सारे जो इनका क्या है, इनका भी अप्लाइड पार्ट है। इन दोनों का क्या है, इनका भी अर्थ नहीं लिखना है, इसका सीधा वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में किस तरह से प्रयोग करना है उसके बारे में हम लोग देखें। तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं कि मुहावरे में, जो पिछली साल जो हमारे जो मुहावरे पूछे गए थे, जो 10th से लेके 12th के बीच की जो एक पुस्तक चलती है सोनदान चारण की,
उसमें से जो 3 मुहावरे पूछे थे, 4 पूछे थे, उसमें से 3 तो उसमें से थे। तो वो सोनदान चार्ट की पुस्तक है, वो हमारे मेंस की दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, और तो उसमें जो हमारे मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और मुहावरों में देखें तो मुहावरों में पिछले साल क्या पूछा गया है उसके बारे में देखें। सातवें आसमान पर चढ़ना, सातवें आसमान पर चढ़ना एक मुहावरा है, और एक ही मुहावरा अपन ले रहे हैं, उसका मतलब अधिक प्रशंसा करना। अधिक प्रशंसा करने के लिए सातवें आसमान पे चढ़ना, तो सातवें आसमान पे चढ़ना इस पिछली बार पूछा गया था। सातवें आसमान पर चढ़ाना, उसका मतलब होता है बहुत अधिक प्रशंसा करना, है ना। तो इसके लिए वाक्य में प्रयोग करें कि जो विनोद है, विनोद की आरएस परीक्षा उत्तीर्ण होते ही गांव वाले उसे सातवें आसमान पर चढ़ाने लगे। कि विनोद परीक्षा में पास हो गया तो गांव वाले उसको सातवें आसमान पर चढ़ाने लगे। तो इस तरह के जो हमें वाक्य में प्रयोग करना है, न कि इसका अर्थ लिखना है, अर्थ बिना लिखे वाक्य में इस तरह से प्रयोग करना है कि ताकि जो ये इसका जो अर्थ है वो भी स्पष्ट हो जाए। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट नंबर 6 था। और अंतिम जो पॉइंट है हमारा 7वां पॉइंट है, वो 7वां पॉइंट जो है वो है पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो पारिभाषिक शब्दावली में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, ठीक है, इससे जुड़े हुए दो, एक तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल, यानी कि जुडिशियल, लीगल, इनसे जुड़ी हुई जो पारिभाषिक शब्दावली है वो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। और उसमें से जैसे कि पिछले साल क्या पूछे गए थे उनकी एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पिछली बार हमारे एक पूछा था कि माइग्रेंट, तो माइग्रेंट जो हमारे यहाँ पे प्रवासी आ रहे थे बांग्लादेश से, और बाकी जो प्रवासी का मुद्दा, जो माइग्रेशन का जो मुद्दा है, और माइग्रेटरी बर्ड्स भी हमारे आते हैं सांबर में। तो इसलिए ये थोड़ा सा वैसे करंट केस से जोड़ के भी पूछ लिया। हालांकि ये जो सवाल माइग्रेंट वाला पूछा गया था, माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, एक तो ये पूछा था माइग्रेंट मतलब प्रवासी। ठीक है, और दूसरा हमारे से पूछा था पेरोल। पेरोल, तो पेरोल का मतलब क्या होता है, पे मतलब पे करना, मतलब वेतन पत्रक, वेतन पत्रक। जिस तरह से जो रोल बोलते हैं, एक मिस्ड रोल बोलते हैं, और पहले जो मनरेगा योजना चलती थी, अब प्रधानमंत्री जी राम जी योजना है, उसमें मिस्टो रोल भरना पड़ता है। तो मिस्टो रोल में जो होता है, तो उसी तरह से पेरोल, मिस्ड रोल एक हाजिरी भरने के लिए एक वो होता है, रजिस्टर होता है, उस तरह ये पत्रक है। रोल मतलब पत्रक, पेरोल, मिस्ड रोल, इस तरह से आप याद कर सकते हो। हालांकि इस टॉपिक को हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे, हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा ट्रिक से जोड़ के और बढ़िया से पढ़ेंगे, और उसको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से करेंगे। जो अपने जो एग्ज़ाम में हमारे जो फॉर्म भराया जाता है, तो फॉर्म भरने में कौन कौन से शब्द यूज करते हैं, कि उसको एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं तो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरवा जाता है, तो एप्लीकेशन का मतलब आवेदन होता है। ठीक है, और इस तरह से जो शब्द हैं वो सारे शब्द हम लोग इनके ऊपर भी परिचर्चा करेंगे जब इनका टॉपिक आएगा। एक शब्द पूछा गया डी कोड, डी कोड, डी कोड क्या होता है, डी कोड क्या है, डी कोड, कोड मतलब कूट होता है,
कूटवाचन इसको कहेंगे। डिकोड को क्या बोलेंगे? कूटवाचन। जो इनकोड होता है तो एक तो कोड को इनकोड करते हैं और दूसरा डिकोड होता है। तो डिकोड में कूट को वाचन किया जाता है, यानी कि कूट को पढ़ा जाता है। ठीक है। एक टेम्पटेशन है। तो टेम्पटेशन शब्द भी पिछली बार पूछा गया है। टेम्पटेशन जो शब्द है वो भी पारिभाषिक शब्दावली में पूछा गया है और इसका मतलब होता है प्रलोभन। टेम्पटेशन क्या होता है? प्रलोभन। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पुराने शब्द हैं तो कुछ पुराने पारिभाषिक शब्दावली जो रिपीट भी कर देते हैं, जैसे कि जो एक्स ऑफिशियो को पदेन बोलते हैं, ये रिपीट किया गया है। और जो ये पारिभाषिक शब्द हैं, ये जो जैसे कट मोशन है तो कटौती प्रस्ताव। कट मोशन किसको बोलते हैं? कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव है कट मोशन। तो ये जो है हमारे विधानसभा या फिर संसद से संबंधित शब्द है। विधानमंडल और संसद से संबंधित। तो संसद, विधानमंडल, इनसे संबंधित शब्दों की हम सूची बनाएंगे। उस सूची से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली का जो सिलेबस का जो पॉइंट है, उस सिलेबस के पॉइंट में हमें ये लिखा हुआ मिलेगा कि जो ये शब्द हैं इसमें प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखने हैं, प्रशासन से संबंधित। और प्रशासन में जो कौन कौन से प्रशासन है? लीगल भी और जो जुडिशियल है वो भी। तो जुडिशियल और लीगल है ना। तो लीगल शब्द, तो ये पारिभाषिक शब्द थे। तो इस तरह से हमारा भाग क जो कंप्लीट होता है। भाग क में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हमने परिचर्चा करी। तो भाग क में हमें उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, फिर हमें जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, उसके बाद में हमें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि पढ़ना है। और जब वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि पढ़ लो तो उसके बाद में मुहावरे पढ़ने हैं और कहावतें और लोकोक्तियाँ, और लास्ट जो टॉपिक है हमारा पारिभाषिक शब्दावली है। तो इस तरह से जो 7 बिंदु हैं वो भाग क से संबंधित हैं। कितने बिंदु? 7 बिंदु है भाग क से संबंधित हैं। और इसके बाद में हम लोग पार्ट बी है वो लेने का प्रयास करते हैं, दूसरा पार्ट लेंगे। ठीक है। और ये हमारा पार्ट ए हुआ और हम लोग अब ले रहे हैं पार्ट बी। जो पार्ट बी में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो 3 टॉपिक लेते हैं। तो पहला टॉपिक तो हमें क्या पढ़ना है? दूसरा टॉपिक और 3, इसके 3 सब पॉइंट है। पहला है संक्षिप्तीकरण। क्या पढ़ना है? संक्षिप्तीकरण। जो संक्षिप्तीकरण का पॉइंट है वो पढ़ना है, संक्षिप्तीकरण। हाँ, ये चीज हमेशा याद करना। जिसे कर्ण जो प्रत्यय लगता है तो जो ये पीछे वाली जो मात्रा है ये हमेशा बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो बड़ी मात्रा हो जाती है संक्षिप्तीकरण। और संक्षिप्तीकरण है, उसके बाद में पल्वन। ये शब्द शुद्धि के हिसाब से बता रहा था, पल्वन पढ़ना है। और फिर है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाला दिया हुआ है तो इंग्लिश में तो हिंदी में दिया होता है, वो इंग्लिश में करना है। इधर जो है हमें इंग्लिश में होता है ट्रांसलेशन, उसको हमको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो हम भाषा कौन सी पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो लिखना भी पड़ेगा आपको हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में तो पेपर खुद में लिखा हुआ मिलेगा, हमें हिंदी में लिखना है। तो ये तो हिंदी इंग्लिश वाला है। तो इसके लिए हमें किस सामग्री का प्रयोग करें? तो इसके लिए कोई निश्चित नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस में अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर का हमें क्या करना चाहिए? ट्रांसलेशन अगर कर सको तो न्यूज़पेपर के कुछ चीज़ों का ट्रांसलेट कर लो। ठीक है। बाकी बाकी जो डेली रूटीन है उस डेली रूटीन में इंग्लिश को लाओ। इंग्लिश के लिए जो है अच्छे अच्छे लेख पढ़ो, उनको ट्रांसलेट करो। तो उस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन का पार्ट तो इस तरह से कर सकते हैं। और हम लोग अभी बात करेंगे संक्षिप्तीकरण की। तो संक्षिप्तीकरण हमें यहाँ पे आखिर सिलेबस में दिया ही क्यों है?
संक्षिप्तीकरण की क्या जरूरत है और संक्षिप्तीकरण में यहाँ पे करना क्या है, पहले तो सिलेबस की बात करते हैं। तो संक्षिप्तीकरण हमें क्या करना है कि यहाँ पे कोई गद्यांश दिया जाएगा, उसको 1/3 में लिखना है। संक्षिप्तीकरण में कितना संक्षिप्त करना है, 1/3 में हमको कन्वर्ट करना है। एक तो ये है पॉइंट। और दूसरा क्या है कि इसमें संक्षिप्तीकरण में 1/3 में हमें चेंज करना है। और हमें यहाँ पे वर्ड लिमिट दी हुई है, वर्ड लिमिट यहाँ पे दी हुई 150 वर्ड, यहाँ पे 100 वर्ड है और यहाँ पे 50 वर्ड। देखो 150 उसका 100 और उसका 50, 50 का डबल 100, फिर 50 और बटा दो 150। तो ये जो वर्ड लिमिट है, तो ये वर्ड लिमिट है, ठीक है। तो इसको 1/3 में कन्वर्ट करना है संक्षिप्तीकरण। तो हमारा सवाल है कि जो ये संक्षिप्तीकरण आखिर क्यों पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि जो प्रशासन में आप लोग जाओगे और प्रशासन में क्या होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके पास में बहुत बड़ी-बड़ी रिपोर्ट आती है। अक्सर जो रिपोर्ट है 300 पेज की आती है, 500 पेज आती है, ठीक है। पर वो रिपोर्ट में सब बिंदुओं के बारे में डिस्कस किया जाता है, इसलिए रिपोर्ट वस्तुतः बड़ी हो जाती है। और बड़ी रिपोर्ट का फायदा ये है कि उससे सब चीज़ें उसमें हमें देखने को मिल जाती है। पर नुकसान ये है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो उच्चस्थ अधिकारी होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो मंत्रालय से संबंधित होते हैं, उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि सारी रिपोर्ट को पढ़े, क्योंकि उनके पास में समय का क्या होता है, अभाव। समय का क्या होता है, भाव। समय क्या होता है, समय भाव होता है। तो इस समय भाव के दौर में, इस समय भाव और जो दुनिया अब फटाफट की ओर निकल रही है, ठीक है, उसके लिए एआई, चैट जीपीटी, ये सब चीजें आ रही हैं। तो इतनी बड़ी रिपोर्ट का क्या करना चाहिए, व्यक्ति को उसका क्रक्स बताओ, उसका ये सा हो कि कुछ लिमिटेड जो वर्ड्स है या कुछ लिमिटेड लाइन्स है उनमें उसको पता हो। अगर मान लो 300 पेज की जो रिपोर्ट है, उसको वो 2, 3, 5 पेज के अंदर पूरी पूरी उस रिपोर्ट को समराइज कर सके, तो उसमें उसका तो क्या ही कहना। तो हालांकि अपने को ज़्यादा संक्षिप्त इतना भी नहीं करना है, अपने को तो क्या करना है, 1/3 करना है। अगर मान लो यहाँ पे जितने भी शब्द आ रहे हैं उसके 1/3 करना है, तो 150 का जो 3 गुना है, तो 450 वर्ड्स का हमें यहाँ पे मिलता है। और 450 में से हमें जो है यहाँ पे 150 वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग 500 550 वर्ड्स मिलेंगे, तो उसमें से हमें 150 में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से हमें तो यहाँ पे संक्षिप्तीकरण का यहाँ पे छोटा सा गुर सीखना है। हमें यहाँ पे संक्षिप्तीकरण की जो बेसिक्स बात है वो यहाँ पे उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। और जब भी आप संक्षिप्तीकरण करो, संक्षिप्तीकरण जब भी किया जाए, उस समय की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए कि संक्षिप्तीकरण का जो कोई भी जो मूल स्रोत है, उसकी जो विषय वस्तु से परे नहीं लिखना है। उस विषय वस्तु के ऊपर आपको, अब संक्षिप्तीकरण के ऊपर थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं। संक्षिप्तीकरण, तो संक्षिप्तीकरण में हमें क्या करना है, संक्षिप्तीकरण में जो संबंधित विषय वस्तु है उसका हमें भाव है, जो मूल भाव है वो वही रहना चाहिए। मूल भाव जो संक्षिप्तीकरण का है वो रिमेन्स सेम होना चाहिए, और वो मूल भाव बना रहना चाहिए। मूल भाव चेंज नहीं करना है, जिसमें उसमें जो कहा गया है वही हमें बताना है, उसको कम शब्दों में बताना है, कम शब्दों में बताना है, ठीक है। गागर में सागर भरने जैसी चीज है कि कम शब्दों में जो बड़ी बात कहना है वो हमें संक्षिप्तीकरण सिखाता है। और हमारे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो 3 पेपर हैं जीएस के, उन पेपरों का भी यही रवैया है कि हमें वहाँ पर सब में संक्षिप्तीकरण करना है। हमें बहुत कुछ चीज़ें पता होती है, उनको उन लिमिटेड वर्ड्स हैं उनमें, जो एक तो आपके जो 50 वर्ड का भी है और एक है 150 वर्ड, उसकी जो सीमा के अंदर आपको बांधना है उनको, उसी सीमा के अंदर आपको बांधना है। तो संक्षिप्तीकरण में भी जो मूल भाव सेम रहना चाहिए, मूल भाव बना रहे, इस तरह से हमें संक्षिप्तीकरण करना है कि मूल भाव बना रहे। और संक्षिप्तीकरण करना कितना है कि 1/3 करना है, जितना लिखा हुआ है उसका 1/3 में हमें कन्वर्ट करना है कि उसको थोड़ा छोटा करना है। इसके लिए जो भाषा है
वो भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा संक्षिप्तकरण की कैसी होनी चाहिए, भाषा तो हमें सरल होनी चाहिए, तो अच्छे से बोध हो जाए, हमें अच्छे से समझ आ जाए, तो सुबोध होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए। और भाषा में कोई जटिल शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है, जो आसानी से समझ आए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और भाषा कैसी हो, प्रभावपूर्ण हो, प्रभावपूर्ण हो। प्रभाव मतलब भाषा में क्या हो, फ्लो हो, भाषा में क्या हो, फ्लो। तो भाषाई फ्लो का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, तो भाषाई फ्लो का भी हमें ध्यान रखना है संक्षिप्तीकरण में। और ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बात करें तो संक्षिप्तीकरण जब भी कहें तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण कैसा रहना चाहिए, दृष्टिकोण हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे सोचने का तरीका है, हमारा जो हम किसी विषय वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारा दृष्टिकोण हमेशा कैसा रहना चाहिए, दृष्टिकोण हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। दृष्टिकोण जो है वो क्या करना चाहिए, जो गद्यांश में लिखा हुआ है, जो गद्यांश में हम उसका संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई नया विचार न जोड़े, हम अपनी तरफ से कोई नया विचार नहीं जोड़े, तो नया जो अपना विचार है वही लिखे जो उसमें लिखा हुआ है। तो अपना विचार हमें नहीं देना है, अपने विचार को बीच में नहीं थोपना है, विचारों को थोपना नहीं है संक्षिप्तीकरण में। और क्या करना है, और हमें उनकी जो संक्षिप्तीकरण की अनावश्यक आलोचना भी नहीं करनी है, तो आलोचना भी नहीं करनी है। कोई चीज़ है उसकी अनावश्यक आलोचना आप अपनी तरफ से आलोचना कर देते हो, नहीं, अगर उसमें दिया हुआ है तो एक दो पॉइंट में आलोचना कर दो, और ये चीज़ उसमें होगी। पलवन में भी अनावश्यक आलोचना नहीं करनी है, आलोचना की जरूरत नहीं है, तब तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और संक्षिप्तीकरण में क्या है कि एक चीज का ध्यान रखना है, वो है क्रमबद्धता। जिस तरह से एक छोटा बालक होता है वो जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे लुढ़क लुढ़क के चलता है, और फिर पैरों पे धीरे धीरे खड़ा होके ऐसे किसी के सहारे चलता है, फिर इस तरह से जो क्रम बनता है, तो इस तरह से ही जो संक्षिप्तीकरण में भी क्या है, जिस तरह से वो लिखा हुआ है उसमें क्रम का विशेष ध्यान रखना है, क्रम क्रम के ऊपर जो क्रमबद्धता बनी रहे। और संक्षिप्तीकरण का सबसे पहले जो आप संक्षिप्तीकरण शुरू करते हो उससे पहले आपको सबसे पहला जो है उसके लिए जो उचित शीर्षक का प्रयोग करना है। कैसे शीर्षक का, उचित शीर्षक का प्रयोग करना है, तो उसके लिए उचित शीर्षक का नाम लिखना है। ठीक है, शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए, है ना, छोटा होना चाहिए, और शीर्षक से जो संक्षिप्तीकरण का कुछ भाव समझ में आ जाए, संक्षिप्तीकरण का जो संक्षिप्तीकरण खुद का ही संक्षिप्तीकरण शीर्षक से नजर आ सकता है, तो इसके लिए सटीक शीर्षक देना चाहिए। कैसा शीर्षक देना चाहिए, सटीक शीर्षक देना चाहिए। तो ये सटीक शीर्षक दे दिया, क्रमबद्धता का ध्यान रख दिया, ठीक है। और इसमें जो है अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना है। अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष क्या होती है, तो अन्य पुरुष में जैसे कि प्रथम पुरुष कौन होता है, मैं होता हूँ, ठीक है। जैसे उत्तम पुरुष बोलते हैं तो प्रथम पुरुष को होता है मैं और मैंने, इस तरह से। और हम, ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हम, हमारे, मैंने, मेरे, इस तरह के शब्द। और दूसरे होते तुम या आप, इस तरह के जो शब्द है वो द्वितीय जो पुरुष है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हो, तो थर्ड पर्सन का यूज करना, इन दोनों का यूज नहीं करना है। तो ये हमारे संक्षिप्तीकरण का विशेष ध्यान रखना है कि संक्षिप्तीकरण किस तरह से होता है। और संक्षिप्तीकरण में जो हमारे मेंस में, आप इसका पेपर डाउनलोड करना आरपीसी साइट पे, इसको देखना, और जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में और परिचर्चा करेंगे। तो संक्षिप्तीकरण में क्या होता है कि कोई भी इस तरह से कोई गद्यांश होगा, वो बड़ा सा लिखा हुआ होगा, उसको 1/3 में लिखना है। और ये अगर संक्षिप्तीकरण जितने मार्क्स का होता है उसमें कंट्रीब्यूशन जो शीर्षक के लिए अलग मार्क्स होते थे, तो पहले जो शीर्षक के लिए 2 मार्क्स होते थे और 8 मार्क्स इसके होते थे। तो इस तरह से इनका जो मार्क्स जो या नंबर है उसका डिवाइडेशन भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हमने बात की संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण के बाद में हम आगे की बात करें तो हम बात करेंगे पलवन की। अब संक्षिप्तीकरण बात करी तो पलवन, और पलवन में क्या है, पलवन में जो हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है कि पलवन में हमें 3 चीजें लिखी हुई हैं कि किसी सूक्ति, काव्य पंक्ति या प्रसिद्ध कथन,
कि कोई सुउक्ति है, सुक्ति है, सुधन उक्ति, कि कोई सुक्ति है जो अच्छी उक्ति हो, जिसमें क्या है कि मानव समाज के लिए कल्याण नहीं, तो ऐसी कोई उक्ति है, ठीक है, ऐसी सुक्ति हो जाएगी। या फिर काव्य कोई पंक्ति है, काव्य पंक्ति है। और इसके अलावा क्या है, एक काव्य पंक्ति ले लो भले, और फिर क्या है, कोई प्रसिद्ध कथन हो, प्रसिद्ध कथन किसी का भी हो सकता है, तो प्रसिद्ध कथन है वो सारा, ये सारी चीजें हैं, इनके ऊपर क्या करना है, भाव विस्तार करना है, कि इनके जो मूल भाव है उनका क्या करना है, भाव का क्या करना है, विस्तार करना है। भाव विस्तार में इस चीज का ध्यान रखना है कि भाव विस्तार जो संबंधित विषय वस्तु की जो निचोड़ प्रस्तुत करता हो, वो भाव विस्तार जो टॉपिक पूछा हुआ है उसी से संबंधित हो। और भाव विस्तार में जो भाव विस्तार की कुछ विशेषता देख लेते हैं कि भाव विस्तार में हमें क्या क्या, या पल्वन में क्या करना, पल्वन और भाव विस्तार एक ही चीज है, तो भाव विस्तार में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग बात करें पल्वन, और जो इससे पहले संक्षिप्तीकरण है वो 150 वर्ड्स का था, तो ये 100 वर्ड्स का, ये 100 वर्ड्स का है। और इसमें क्या है कि इसमें होता क्या है, दरअसल इसमें एक छोटा सा विचार होता है, क्या होता है, छोटा सा विचार होता है, उसको क्या करना है, उसको फैलाना है, उसका भाव विस्तार करना है, भाव विस्तार करना है। छोटे से जो अगर कोई विचार है उसका हमें क्या करना है, भाव विस्तार करना है, उसको अलग अलग डायमेंशन में देना है, कि उसके सामाजिक पक्ष क्या है, या फिर उसके अलग अलग पक्ष क्या है, उसका जो भविष्य में क्या निहित है, निहितार्थ है, या फिर उससे उस भावना से संबंधित हमें केवल इसका जो जो है पलवन, इसमें इसका जो शाब्दिक अर्थ नहीं बताना, ज्यादा शाब्दिक अर्थ नहीं बताना है, बाहरी अर्थ नहीं बताना है, अंदर की बात बतानी है, यानी कि इसके जो भाव है उसको बताना है, भाव बताना है कि इस पंक्ति का मूल भाव क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। और भाषा, भाषा वही, भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा सुबोध होनी चाहिए, भाषा पढ़ने योग्य होनी चाहिए, और जो भाषा में प्रवाह होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो है ही, तो भाषा के स्तर पर भी शुद्धता ही होनी चाहिए, भाषा ही शुद्धता होनी चाहिए, भाषा के स्तर पर हमें गलतियां नहीं करनी है, शुद्धता का ध्यान रखना है, ठीक है। और पुनरुक्ति नाम का एक दोष होता है, उससे बचना है। पुनरुक्ति क्या होता है कि कभी कभी पुनर्धन उक्ति, पुनरुक्ति, तो पुनरुक्ति नाम के जो दोष हैं, बचे, पुनरुक्ति नाम का जो दोष होता है उससे हमें बचना है, पुनरुक्ति नाम के दोष से। और इससे दोष से हम लोग कैसे बच सकते हैं, कि हमें इसके लिए अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास के लिए अलग अलग डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो इसके जो पलवन, जो पलवन है, पलवन में हमारे जो पिछले साल क्या पूछा गया था, पलवन पूछा गया, समय ही सबसे बड़ा धन है, ठीक, ठीक है। और समय ही सबसे बड़ा धन है, ये हमारे पलवन पिछले साल पूछा गया है, समय ही सबसे बड़ा, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा रुपया है, धन है। तो इस तरह से पहले बताना कि समय धन किस प्रकार है, ठीक है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो समय को गंवाना धन के गंवाने से ज़्यादा, क्योंकि धन तो मतलब ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि धन को तो कमाया जा सकता है, फिर से प्राप्त किया जा सकता है, और समय को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समय जैसे किसी का बचपन होता है, तो अगर वो बचपन अपना व्यर्थ कर देता है तो बचपन वापस कभी नहीं आता, समय लौट के, ऐसे बोलते समय लौट के आता है, हालांकि समय लौट के नहीं आता है, ठीक है। समय के अदृश्य पंख होते हैं, है ना।
तो समय के अर्धश्री पंख होते हैं तो वो समय लौट के नहीं आता है, ठीक है। और इसलिए समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और इसके लिए एक पंक्ति भी है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, कि खेत से चिड़िया सारे दाने हैं वो चुग के चली गई है ना, खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तो फिर वापस पछताने से उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, पछताने से कुछ और नहीं मिलेगा, उससे पछतावा ही मिलेगा। इसलिए पछताना नहीं है, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए इस तरह से जो है। और समय के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अपने विचार है वो अलग अलग डायमेंशन में विस्तारित करना है, ठीक है। और समय के बारे में ये भी है कि समय बड़ा अनमोल है, तो वो वाली पंक्ति है। और उसके अलावा जो मतलब हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसका उत्तर दे सकते हैं कि इतिहास में कुछ एग्जाम्पल हैं जो समय के महत्व को दिखाएं, तो वैसे उदाहरण ले सकते हैं। महापुरुषों की इसमें उक्तियां हैं या फिर कोटेशन है, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा इस जो पार्ट सी है इसमें ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन हमें हिंदी में करना है, इंग्लिश में दिया हुआ होगा, हिंदी में हमें करना है। तो इस तरह से इसको ऐसे कर सकते हैं कि हिंदी में ही लिखना है, सब कुछ हिंदी वाले पेपर में हिंदी में ही लिखना है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो ये 30 नंबर का एक और हो गया पार्ट, हमारे 60 अंक इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। इस पार्ट के लिए हम लोग संक्षिप्तीकरण के लिए खूब सारा अभ्यास करेंगे, है ना। और पलवन से भी जुड़े हुए खूब सारे एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्ट बी के बारे में दिया, बाकी हम लोग ज़्यादा अगर इसको डीप में चले गए तो हमारे जो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए हमें इस सिलेबस को एक बार अच्छे से डिस्कस करना है। और हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो हिंदी का जो सिलेबस है वो मैं अपनी तरफ से हिंदी का जो आरएएस का पेपर हुआ है पिछला, आरएएस 2023 का, आरएएस 2024 का, और संभव हुआ था 2021 का जो आरएएस, उनके जो आरएएस का जो पेपर है ओरिजिनल, वो हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। आरएएस मेंस का आरएस मेंस का हम लोग पेपर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और ये जो आरएस का इसके अलावा 21 का संभव हुआ तो वो भी कर लेंगे, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें हम लोग कुछ पार्ट को अवॉइड कर लेंगे जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि आप जैसे संधि है, और जैसे संधि है, जैसे विलोम शब्द है, जैसे पर्यायवाची है, तो ये सारे टॉपिक हम लोग अवॉइड कर लेंगे जो हमारे अभी सिलेबस में है, उन्हीं पॉइंट के बारे में परिचर्चा करेंगे। संभव हुआ तो पूरा ही ले लेंगे वैसे तो, पर अपने जो काम का है वही ले, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इस पेपर को एनालिसिस कर लेंगे, सारा अपन बोर्ड पे लिख के कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग भाग स की बात करेंगे। अब हम लोग भाग स की बात करने वाले हैं। भाग स है, ये भी कितने अंक का है? 30 अंक का है। ये कितने अंक का है? 30 अंक का है। तो भाग स में 30 अंक में हमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में देखें। तो भाग इसमें एक तो है पत्र लेखन, एक क्या है? पत्र लेखन, और दूसरा है प्रारूप लेखन। तो पत्र लेखन में कौन कौन से पत्र हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पत्र लेखन और प्रारूप लेखन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पत्र लेखन में हमारा सबसे पहला ही जो पत्र है, जो सामान्य पत्र है, जो कार्यालय के लिए जरूरी है और डेली रूटीन के काम है, वो यहाँ से किए जाते हैं। तो हम लोग पत्र लेखन के अंतर्गत जो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है सामान्य कार्यालय पत्र। सामान्य कार्यालय पत्र के बारे में परिचर्चा करें। तो सामान्य कार्यालय पत्र क्या होता है? तो सामान्य कार्यालय जो कार्यालय में क्या होता है कि मान लो कोई ऑफिस है, जो कोई ऑफिस है या कोई कार्यालय है, तो कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच में अगर मैसेज भेजना हो दूसरे कार्यालय के बीच में, तो हमें सामान्य कार्यालय पत्र का प्रयोग करना होता है। और सामान्य कार्यालय में क्या होता है कि ये पत्राचार का सामान्य रूप है,
ये पत्राचार का सामान्य रूप है। इसमें क्या होता है, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस के बीच में काम होता है, तो उसके लिए जो पत्र भेजा जाता है, और ऑफिस के द्वारा किसी उच्चस्थ अधिकारी को भेजा जाए, उच्चस्थ या किसी अधीनस्थ अधिकारी को भी इससे भेजा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ आम आदमी है उसको भी सामान्य कार्यालय पत्र, सामान्य कार्यालय पत्र आम आदमी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, और ये किसी मंत्रालय और विभागों के बीच में भी सर्कुलेट होता है। तो ये इस तरह से जो है, ये इसकी जो ये सामान्य कार्यालय पत्र है, और सामान्य कार्यालय पत्र की जो भाषा है वो भाषा कैसी होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए। सामान्य कार्यालय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, औपचारिक। और इनके हम लोग फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक फॉर्मेट लेंगे और उसके 3-3 4-4 एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे। तो इनके फॉर्मेट जो है, इन सब के फॉर्मेट और इनके लिखने का जो क्या तरीका रहेगा उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है सामान्य कार्यालय पत्र। सामान्य कार्यालय पत्र के बारे में हम लोग जो दूसरा जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है कार्यालय आदेश। तो दूसरा पत्र लेखन है वो है कार्यालय आदेश। कार्यालय के द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो है कार्यालय आदेश। जो ये आदेश किस किस चीज से संबंधित हो सकता है, जो कार्यालय आदेश है, तो कार्यालय आदेश जो ये आंतरिक पत्राचार है, पार है, ये कैसा है, आंतरिक पत्राचार है। तो कार्यालय आदेश कैसा होता है, तो आज जो कार्यालय आदेश है तो ये इंटरनल होता है, ये आंतरिक पत्राचार का उदाहरण है। कैसा है, आंतरिक पत्राचार होता है कार्यालय, इसमें क्या होता है, आंतरिक पत्राचार होता है। तो तो इसमें क्या होता है, आदेश में आदेश दिया जाता है, यानी कि निर्देश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, किसके बारे में, कि आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, यानी कि नियुक्ति से संबंधित, या फिर नियुक्ति के अलावा जो आपके स्थानांतरण किसी का हो रहा है, और पदोन्नति हो रही है, किसी की क्या है, पद उन्नति हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, तो प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना, और कोई अवकाश संबंधित कोई चीज है तो उसका भी क्या है, अवकाश संबंधित जो कार्यालय आदेश के द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है। तो ये कार्यालय आदेश जो आंतरिक पत्राचार का एक तरीका है, कैसा, आंतरिक। तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में किस तरह से हमें लिखना है तो उसके ऊपर भी हम लोग विवेचना करेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो तो ये हो गए। उसके बाद में है अर्धशासकीय, अर्धशासकीय पत्र। तो तीसरा है अर्धशासकीय पत्र। अर्ध से शब्द क्लियर हो गया, अर्धशासकीय, कि ये भी शासन से संबंधित है, अर्धशासकीय पत्र। तो ये शासन से संबंधित है, डेमी ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर है तो ये भी शासन से संबंधित, पर अर्धशासकीय पत्र है। कैसा है, अर्धशासकीय पत्र है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कोई दो अधिकारी हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, और कोई काम लंबित पड़ा हुआ है, काफी टाइम से कोई काम लंबित पड़ा हुआ है, तो ऐसे लंबित पड़े हुए काम के बारे में क्या किया जाता है, तो उसके कोई मामला हो, है ना, उसके ऊपर ध्यान आकर्षण किया जाता है, कि ध्यान आकर्षण किया जाता है कि आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है, इस तरह से ध्यान आकर्षण किया जाता है। तो ये जो अर्थशास्त्र के पत्र है, इसमें क्या है कि ये किसी चीज को लेके ध्यान आकर्षण किया जाता है, इसमें क्या है, ध्यान आकर्षण किया जाता है। और ये दोनों तो, ये बाकी वाले सारे तो औपचारिक होते हैं, किंतु ये ज्यादा औपचारिक नहीं होता, अनौपचारिक, पूर्ण तो औपचारिक नहीं होता। औपचारिकता तो इसमें भी होती है किंतु पूर्ण तो औपचारिक नहीं होता है। इसमें महोदय, भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें औपचारिक नहीं है, पूर्ण तो औपचारिक नहीं है, तो इसमें महोदय शब्द को यूज कर सकते हो। हाँ, महोदय, इज्जत देनी है किसी को तो महोदय शब्द का यूज कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अर्थशास्त्र की।
और इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, या किसी उनके जो पुत्र हैं या पुत्री है जो भी है उनसे संबंधित आप हालचाल भी पूछ सकते हो। तो ये नॉर्मल सा जो अर्थशास्त्री पत्र है। अर्थशास्त्र के पत्र के बाद में हम लोग बात करेंगे अनुस्मारक। हम अनुस्मारक को बोलते हैं रिमाइंडर, है ना। अनुस्मारक। तो ये क्या होता है, एक पत्र ज्ञापन होता है। तो इसमें इस तरह से ज्ञापन होता है ना, ज्ञापन होता है कि आपने आपसे निश्चित समय में कुछ सूचना मांगी गई थी, निर्धारित समयावधि में आपसे कुछ सूचना मांगी गई थी, पर आप उस निर्धारित समयावधि में उसका आप उत्तर नहीं देते हो, तो आप उसका आंसर या उत्तर नहीं देते हो, तो फिर आपको अनुस्मारक या रिमाइंडर जारी होगा कि आपको शीघ्र ये इसलिए जारी किया जाता है कि शीघ्र कार्रवाई हो। शीघ्र कार्रवाई के लिए ये रिमाइंडर जारी किया जाता है। शीघ्र कार्रवाई करने के लिए रिमाइंडर जारी किया जाता है। और पत्र लेखन में जो हमारा अगला है वो है रिपोर्ट। क्या है? रिपोर्ट, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन क्या होती है? प्रतिवेदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। तो रिपोर्ट है, रिपोर्ट राइटिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि विशेष किसी घटना या विभागीय जांच, और उसमें क्या होते हैं फैक्ट्स को, जो तथ्य होते हैं उनको एक जगह एकत्रित किया जाता है, उन्हें व्यवस्थित किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है कि उसको आगे उच्च अधिकारी या फिर कमेटी को प्रेषित किया जाता है। तो रिपोर्ट में क्या होता है? रिपोर्ट या प्रतिवेदन में क्या होता है? रिपोर्ट या प्रतिवेदन में देखो, सबसे पहले क्या होगी, कोई इंसिडेंट होगी, कोई घटना होगी। रिपोर्ट किसके बारे में? कोई घटना। तो घटना के बारे में हो सकती है रिपोर्ट, है ना, या कोई योजना है। ठीक है, तो रिपोर्ट किससे संबंधित हो सकती है? कोई विशेष घटना है या फिर कोई सरकारी योजना है। ठीक है, उनकी आपको क्या तैयार करनी है? रिपोर्ट तैयार करनी है। और रिपोर्ट तैयार क्यों की जाती है? तो रिपोर्ट इसलिए तैयार की जाती है तो इसमें जो जितने भी फैक्ट्स है ना वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स आ जाते हैं, और फैक्ट्स जो है सीधे आगे जो मंत्रालय है या विभागीय स्तर है या फिर उच्चस्थ अधिकारी है, उच्चाधिकारी। उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाती है, रिपोर्ट उनको भेजी जाती है, ताकि उसके जो फैक्ट हैं उनको व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है। तो उनको इनकी जो व्यवस्थित जो अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं हम लोग रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन लेखन में पढ़ते हैं। तो इसके जो है 5 जो पत्रों के फॉर्मेट है उसके बारे में हमने चर्चा की, जो कि संबंधित है पत्र लेखन से संबंधित है। 5, एक सामान्य कार्यालय पत्र है, और दूसरा जो कार्यालय आदेश है, और तीसरा जो अर्थशास्त्री पत्र है, और उसके बाद में हमारा जो अगला है वो अनुस्मारक है, जो रिमाइंडर है ना, और उसके बाद में प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट। तो पत्र लेखन का एक तो पत्र लेखन इसके अंतर्गत आएगा, और जो दूसरा है हमारे दूसरा इसमें प्रारूप लेखन आएगा। दूसरा क्या आएगा? प्रारूप लेखन, जो नेक्स्ट पेज पे अपन ले लेते हैं। दूसरा है प्रारूप लेखन यानी कि फॉर्मेट राइटिंग। तो फॉर्मेट, इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जिस तरह से पत्र लिखते हैं उसमें लाइनें खाली छोड़नी पड़ेगी। पर पिछली बार काफी टाइम से फॉर्मेट राइटिंग से क्वेश्चन नहीं आता तो पूरा पूरा आपको लिखना ही पड़ता है। तो पत्र पूरा ही लिखना पड़ता है, जो फॉर्मेट वाले पूछे हैं उनके भी पत्र पूरे ही लिखने पड़ेंगे।
तो ये हैं हमारे फिर है इसमें से जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है नोटिफिकेशन, अधिसूचना। अधिसूचना को इंग्लिश में बोलते हैं नोटिफिकेशन। तो अधिसूचना के बारे में हम लोग चर्चा करें तो अधिसूचना क्या होती है कि सरकार के द्वारा कोई नियम है, जैसे सरकार का कोई जो गवर्नमेंट है उसका कोई नियम है, विनियम है, कोई एक्ट है, कोई आदेश है, उसकी जो सूचना है वो कहाँ तक पहुंचानी है, वो जो सूचना है वो रिलेटेड विभाग या आम जन तक पहुंचानी है ना। तो इसकी जो सूचना है, जो इसकी इंफॉर्मेशन है, जिसकी उसकी सूचना है, वो सूचना दो तरह तक पहुंचाई जा सकती है। या तो रिलेटेड विभाग पहुंचा दो, तो एक तो विभाग पहुंचानी संबंधित विभाग से, और या फिर आम जनता को पहुंचानी है, उसके लिए क्या जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन जैसे हमारे आरएएस के एग्ज़ाम के लिए भी जो भर्ती आती है उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी होता है, और इसको जो है राजकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। राजपत्र यानी कि गजट नोटिफिकेशन में, गजट में प्रकाशित किया जाता है, राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो ये होगी अधिसूचना की बात। तो अधिसूचना के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसका भी एक पूरा फॉर्मेट राइटिंग है। जिस तरह से पत्र लिखते हैं उस तरह से अधिसूचना लिखी जाती है। अधिसूचना लिखने का क्या तरीका है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला है निविदा। तो निविदा के बारे में हम लोग बात करें तो निविदा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंडर। टेंडर में क्या होता है, टेंडर में जो संबंधित विभाग है या कोई कार्यालय में क्या होता है, कोई काम करवाना हो, काम जैसे हमारे जो ये कुछ मान लो कोई मकान बनवाना हो, सरकारी आवास बनाना हो, या उसके लिए टेंडर जारी किया जाता है। या सरकार को मान लो ये पेन कॉपी ये चाहिए तो इसके लिए भी टेंडर जारी किया जाता है। और प्रत्येक सरकार को कोई और नई सेवा चाहिए तो उसके लिए भी टेंडर जारी किया जाता है। तो टेंडर जारी करने में टेंडर भरना पड़ता है अपन को, और टेंडर के लिए जो धरोहर राशि है, जमानत राशि, वो भी भरनी पड़ती है। इसके लिए एक प्रारूप है, और टेंडर में जितनी मतलब राशि का वो टेंडर अपन को मिलता है उसके कुछ सर्टेन परसेंटेज राशि हमें पहले से उस ऑफिस में जमा करवानी पड़ती है। तो वो सारा फॉर्मेट है वो हम लोग इस टेंडर में पढ़ेंगे। और टेंडर कोई निर्माण कार्य के लिए हो सकता है, सामान आपूर्ति के लिए हो सकता है, सेवा प्राप्ति के लिए हो सकता है। और टेंडर को जो है टेंडर से संबंधित जो जो भी न्यूज होती है वो न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवा सकते हो। न्यूज़पेपर के माध्यम से आम जनता को सूचना मिल जाती है कि इस चीज़ से रिलेटेड टेंडर जारी किया गया है। तो टेंडर के बारे में ये चीज़ें हैं। तो टेंडर का भी एक प्रारूप है, उसके बारे में भी देखेंगे। और टेंडर के बाद में जो अगला पॉइंट है वो है हमारा परिपत्र। ये परिपत्र बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इससे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर। तो सर्कुलर एक ही कार्यालय के आदेश निर्देश एक ही समय में, मतलब एक ही कार्य, इसको सर्कुलर बोलते हैं। सर्कुलर मतलब परी मतलब चारों ओर पत्र, चारों ओर पत्रों को फैलाना है, इसको बोलते हैं सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है कि मतलब एक ही सरकारी ऑफिस है, सरकारी, और उसको क्या है, उस सरकारी ऑफिस में खूब सारे क्या रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, ठीक है। तो उसको उनको आदेश कोई आ जाता है, कोई या फिर निर्देश आ जाता है, या कोई नियुक्ति का कोई पत्र आ जाता है, तो वो सारे लोगों के लिए एक इस टाइम पे, एक ही समय में, तो एक ही समय में सभी लोगों तक पहुंचने के लिए, चाहे उच्चस्थ अधिकारी हो चाहे अधीनस्थ अधिकारी हो, सब तक अगर पहुंचाना है ना, अधीनस्थ कार्यालयों में पहुंचाना है या कर्मचारियों तक एक साथ इंफॉर्मेशन भेजनी है, उसके लिए क्या जारी करो, एक ही टाइम पे, और एक ही मतलब एक ही टाइम पे, और जो एक साथ सभी के लिए जो भेजी जाती हैं
तो उसे सर्कुलर बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो रैपिडली या तेजी से फैले, तो तेजी से जो इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए सर्कुलर जारी किया जाता है। तो सर्कुलर के बाद में अगला हमारा पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, वो है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति आरपीसी खूब जारी करती हैं। आप आरपीसी की वेबसाइट पे जाके जो प्रेस विज्ञप्ति के बारे में देख भी सकते हो। प्रेस विज्ञप्ति, इसको क्या बोलते हैं? प्रेस रिलीज बोल सकते हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति है। तो प्रेस विज्ञप्ति में क्या होता है? तो प्रेस विज्ञप्ति में जो सरकार की कोई निर्णय है, तो प्रेस विज्ञप्ति में क्या होता है कि अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है, सरकार ने कोई निर्णय ले लिया, सरकार ने कोई कल्याणकारी योजना है, और सरकार खुद का पक्ष, सरकार बोल रही है हम गलत नहीं है, खुद का पक्ष रखती है, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रेस विज्ञप्ति को जारी करती है। तो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वो सरकार अपना पक्ष रख सकती है। और ये प्रेस विज्ञप्ति है, ये किसके थ्रू जारी करती है? प्रेस के द्वारा। प्रेस मतलब टीवी मीडिया, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, रेडियो, इसके माध्यम से जो प्रेस विज्ञप्ति को जारी की जाती है। और जो हमारे प्रारूप लेखन का अंतिम पॉइंट है, वो है कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। कार्यालय ज्ञापन, तो कार्यालय ज्ञापन के बारे में बात करें तो कार्यालय ज्ञापन को एक पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, तो कार्यालय ज्ञापन में क्या होता है कि कार्यालय ज्ञापन जो है मंत्रालय और विभागों के बीच में सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, जो मंत्रालय और विभागों के बीच में जो है ना, मंत्रालय एक अपर लेवल पे, विभाग है संबंधित जो तकनीकी दक्षता का केंद्र होता है, तो उन दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो कार्यालय विज्ञापन जारी किया जाता है, तो ये कार्यालय विज्ञापन है। तो इस तरह से हमने 10 जो टोटल पत्र हैं, वो जो कि आपके 30 नंबर का है, तो 10 टोटल फॉर्मेट है, चाहे पत्र लेखन के फॉर्मेट हो चाहे प्रारूप लेखन के। तो इस तरह से हमें 10 ये प्रारूपों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो मैं समय समय पर लाते रहेंगे। और तो ये है हमारे सिलेबस के, जो हिंदी का सिलेबस इतना ही था। और अब हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि निबंध में कौन कौन से पॉइंट है। और निबंध का जो विस्तृत परिचर्चा तो फिर कभी करेंगे, पर निबंध में हम लोग देख लेते हैं कि निबंध में हमारी जो एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और निबंध में कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लोग परिचर्चा कर लेते हैं। तो निबंध देखें, तो निबंध में इस बार क्या क्या पूछा जा रहा है। तो निबंध में हमारे जो निबंध है, तो निबंध हमारे जो है इस बार कितने नंबर का है? निबंध हमारे 40 मार्क्स है। और इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, तो दोनों दोनों के लिए हम लोग याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो निबंध आएगा वो लैंग्वेज, इसमें जो है निबंध हमारे कितने नंबर का होना चाहिए? 40 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, 40 नंबर का है। और इसके लिए कितने वर्ड्स है? 600 वर्ड्स। 600 वर्ड्स में हमें ये निबंध तैयार करना है। ये निबंध कितने कितने वर्ड्स में तैयार करना है? 600 वर्ड्स में तैयार करना है। और इसके जो विषय हम देखें तो पहला जो इससे क्या निबंध आखिर हमसे क्यों लिखवा रहे हैं, तो इसके पीछे आरपीसी ने साफ साफ कहा है। इससे वे हमारी भाषा की परवाह के बारे में जानना चाहते हैं, वे भाषाई शुद्धता के बारे में जानना चाहते हैं, हम अपनी बात जो हम लोग सोचते हैं वो बात अच्छे से रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, इसके बारे में भी निबंध में बताया जाएगा। और ये निबंध है, निबंध के लिए आरपीएससी ने जो 6
मेन जो पॉइंट्स है उनको डिसाइड कर रखा है कि 6 बिंदु है, इसके इर्द गिर्द अपन को निबंध के बारे में पढ़ना है। वो निबंध के 6 बिंदु कौन कौन से हैं? तो हमारा जो पहला बिंदु है वो कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और कल्चर का एक एस्पेक्ट होता है जिसका नाम है लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चरल हेरिटेज। तो एक तो है भाषा, लिटरेचर मतलब साहित्य, और सांस्कृतिक विरासत। तो ये कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक, तो ये कल्चर से रिलेटेड है, यानी कि सोसाइटी का एक भाग होता है कल्चर, तो ये कल्चर से रिलेटेड है, सांस्कृतिक विरासत। कल्चरल हेरिटेज, तो इसके ये 3 सब पॉइंट है, और पर ये एक ही पॉइंट है, एक तो पॉइंट तो ये है कल्चर से रिलेटेड। और दूसरा है सोसाइटी, गवर्नेंस और पब्लिक अफेयर, कि सोसाइटी मतलब समाज, गवर्नेंस मतलब शासन, और पब्लिक अफेयर जो लोग, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो उनके बारे में भी हमें, जो दूसरा पॉइंट है। और जो तीसरा पॉइंट हमारा है जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक तो हमें साइंस, जो साइंस हमारे विषय हैं मेंस में है, और साइंस एंड टेक, साइंस टेक किस तरह से उभर रही है, एआई से जुड़े हुए मुद्दे इससे पूछे जा सकते हैं। इसमें जो एआई की एथिकलिटी है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। दूसरा है पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। और तीसरा है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये जो टॉपिक हैं ये हमेशा हॉट टॉपिक रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 के 17 हमें गोल याद होने चाहिए, जो मेंस में हम उनको अच्छे से पिरो सकते हैं, उनको रख सकते हैं। तो वो है इन्वायरमेंट में अभी जो है ना, क्लाइमेट चेंज की समस्याएं बढ़ रही हैं, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है, हीट वेव है, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। और नदियों को मतलब दूषित किया जा रहा है, तो वो समस्या है। अभी एक ओरण से जुड़ी हुई समस्या है कि ओरण को बचाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं भारतवर्ष में। एक तरफ जो पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर पेड़ों को अनगिनत रूप से काटा जा रहा है। और के विकास, और इसमें ये भी जुड़ा सकते हैं कि विकास और पर्यावरण के बीच में क्या भेद है, उस तरह से भी टॉपिक हमसे पूछा जा सकता है। इस सिलेबस के जो हमारे 3 पॉइंट तो ये हो गए। फिर है इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगला जो है वो है हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड, जो पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हमारा निबंध है, और इसमें हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर के अलावा हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री और कॉमर्स, की इंडस्ट्री की उद्योगों की क्या समस्या है। पिछली बार हमारे जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आया भी था, खनिज से जुड़ा हुआ निबंध। ठीक है, एग्रीकल्चर की क्या समस्या है, क्यों हम अभी तक किसानों की आय दोगुना नहीं कर पा रहे हैं, और किसानों के सामने कौन कौन सी समस्या है, उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद में कॉमर्स, तो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, तो ये एक तो ये है। और उसके अलावा जो हमारा अगला सिलेबस का पॉइंट है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, डिजास्टर्स एंड नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल पूछे जा सकते हैं जो, और डिजास्टर यानी कि आपदा से जुड़े हुए, आपदा या डिजास्टर से जुड़े हुए। और लास्ट जो पॉइंट इसमें से है वो है नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, राष्ट्रीय विकास जो पहले हैं, नेशनल डिजास्टर इनिशिएटिव, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका लास्ट पॉइंट है वो है टूरिज्म यानी कि पर्यटन, टूरिज्म के साथ में संस्कृति, कंटेम्प्रेरी इश्यू ऑफ राजस्थान, की राजस्थान का टूरिज्म और राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान के समकालीन मुद्दे।
ये सारे किसके हैं? राजस्थान। तो ये राजस्थान से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो राजस्थान के कल्चर के बारे में हमें ज़्यादा जोर देना है, संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें देखनी है, समकालीन जो राजस्थान में कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो करंट में छाए हुए रहते हैं, तो उनके ये तो राजस्थान की जो पर्सपेक्टिव को कवर करता है। और ये जो ज़्यादा पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ एग्जाम है, तो इससे तो राजस्थान का पूछा हुआ पूछेंगे ही। ठीक है, अब हम लोग देखें तो हिंदी में हिंदी ही क्यों, हिंदी इतना क्यों पढ़ना चाहिए? तो हिंदी में हिंदी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके साथ में ये कहते हुए हम अपनी बात यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी हमें, हिंदी का क्या महत्व है? हिंदी का क्या महत्व है? तो हिंदी का तो महत्व है क्योंकि ये रैंक निर्धारक है, रैंक डिटरमाइनर है। तो इसमें रैंक निर्धारक है, हिंदी रैंक निर्धारक है। एक तो हिंदी रैंक निर्धारक है। अक्सर आप देख लोगे कि हिंदी जो शुरुआती रैंक हैं, टॉप 200 या 300 रैंक है, सबके हिंदी में पूरे नंबर है, बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं। तो हिंदी में रैंक निर्धारक है और हिंदी में मार्क्स खूब आते हैं। और हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है रैंक निर्धारक में कि इसमें मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है। मिनिमम आउटपुट दो और मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो मिनिमम इनपुट से, कि कम पढ़ के भी ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। पर ध्यान किस चीज़ का रखना है कि भाषा की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, भाषा में तारतम्यता होनी चाहिए, और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और भाषा में प्रवाह होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसमें जो करंट अफेयर्स है उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो करंट अफेयर्स जो है इस तरह का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि आरएस वाले में करंट की भूमिका नहीं है, पर वाकई में हिंदी में भी भूमिका है। कैसे? तो इसमें जो हिंदी के कुछ जो एग्जाम्पल है वो रिसेंट के एग्जाम्पल, जो जैसे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए एग्जाम्पल आप रिसेंट के ले सकते हो, और लेने ही चाहिए। और हिंदी करंट का बीच बीच में आपको पुट डालना चाहिए। तो इसमें इस तरह से बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं है, तो पर इतना भी नहीं है कि हमेशा अपन को नोट्स अपडेट करने पड़े, जैसे कि संधि, जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय, इनके बारे में कोई करंट अफेयर नहीं होता है ना। करंट अफेयर के नाम से अपने PYQs हैं उनको सोल्व कर लो, या इससे राजस्थान से अलावा बाकी जो यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे PSI के एग्ज़ाम हैं उससे, और RPSC और यूपीएससी के और कुछ अदर PCS है उनसे जुड़े हुए PYQ हम कर सकते हैं। हालांकि इनके लिए सफिशिएंट मात्रा में सिलेबस है, सिलेबस से बाहर सवाल नहीं आता है। और जो व्याकरण है वो गणित की तरह है, तो उसमें से तो आपको नंबर अच्छे से मिल भी जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग देखें तो इसमें रचनात्मकता का स्कोप है। रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। जैसे आप साइंस के विषय में क्रिएटिविटी के नाम से फ्लो चार्ट बना सकते हो, पर साइंस में आपको अगर कोई चीज़ बिल्कुल याद नहीं तो आप नहीं लिख सकते, पर हिंदी में लिखी जा सकती है। हिंदी में संबंधित चीज़ें आपको याद है तो बढ़िया से आप उसके ऊपर पल्लवन लिख सकते हो, है ना, भाव विस्तार लिख सकते हो, निबंध भी लिख सकते हो। तो उससे जो मौलिक रूप से आपको कुछ आदर्श जो पल्लवन है, आदर्श रूप से आपको इन जो संबंधित विषयों से रिलेटेड हमें निबंध भी तैयार होने चाहिए, तो ताकि हम एग्जाम में सीधा ही अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो क्लास लंबी हो गई है, इसके साथ में हम इस क्लास को अभी एंड करते हैं। और हमने ये सारा डिस्कस किया, और एक बार रिकैप के नाम पे एक बार बस देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले बात की सिलेबस की। सिलेबस में हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस है, और हिंदी का जो सिलेबस है वो 30 यानी कि 90 नंबर का है, 40 नंबर का ऐसे हैं, और 130 नंबर का टोटल सिलेबस है। तो ये हैं टोटल मार्क्स। उसके बाद में हाँ, भाग क में
30 नंबर का ये पोर्शन है। ये मैथ की तरह इसमें नंबर खूब आते हैं और ये व्याकरण से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और इसमें जो टोटल 7 बिंदु है। पहला बिंदु है उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित, दूसरा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, उनको वाक्य में प्रयोग करना है। आपको सीधा अर्थ नहीं लिखना है, सीधा वाक्य में प्रयोग करना है। फिर शब्द शुद्धि के ऊपर टॉपिक है। और फिर वाक्य शुद्धि में आपको अनावश्यक वाक्यों को हटाना है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। फिर मुहावरे हैं, मुहावरों के साथ में कहावतें और लोकोक्तियां हैं। और पारिभाषिक शब्दावली है। पारिभाषिक शब्दावली हमारे जो प्रशासनिक वर्ग से संबंधित है और बाकी नॉर्मल इंग्लिश वाले नहीं है, प्रशासनिक वर्ग से जुड़ी हुई पारिभाषिक शब्दावली। पार्ट बी भी 30 नंबर का है। और पार्ट बी में 3 भाग हैं। एक आपका है पल्लवन और संक्षिप्तीकरण। पहला है संक्षिप्तीकरण जो 150 वर्ड्स का है। और संक्षिप्तीकरण में आपको अपने उसमें जो दिया हुआ विषय वस्तु है उसको क्रक्स लिखना है, उसको शॉर्ट करके लिखना है। और पल्लवन में आपको भाव विस्तार करना है, उसके अलग अलग जो डायमेंशन है उनके ऊपर प्रकाश डालना है। और उसके बाद में ट्रांसलेशन है जो कि इंग्लिश से हिंदी में करना है। ठीक है। भाग स तो भाग स भी जो है वो 30 नंबर का है। और इसमें पत्र ही पत्र है, पत्रों का प्रारूप है या पत्र लेखन है। तो पत्र का जो सबसे पहले हम लोग देखें तो पत्र लेखन कौन कौन से, एक सामान्य कार्यालय पत्र हैं। और कार्यालय के जो आदेश हैं। और अर्थशास्त्र की पत्र हैं। अर्थशास्त्र की पत्र के अलावा हमारे अनुस्मारक है और प्रतिवेदन है। फिर प्रारूप लेखन में अधिसूचना है, निविदा है, परिपत्र है, प्रेस विज्ञप्ति है और कार्यालय ज्ञापन है। तो इस तरह से ये हमारा सिलेबस यहाँ पे हिंदी का पूरा होता है। निबंध में इंग्लिश वालों को इंग्लिश मीडियम में लिखना है निबंध, हिंदी वालों को हिंदी मीडियम में लिखना है। 40 नंबर का है और ये 600 वर्ड्स में हमें लिखना है। और इसमें से जो किसी एक विषय वस्तु का चयन करना है। इसमें जो एक पहला है जो लैंग्वेज, लिटरेचर या कल्चरल रिलेटेड है। फिर समाज, शासन और पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है। और साइंस, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और एसडीजी से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और एक जो लास्ट जो इसमें कितने टॉपिक है हमारे 4 और 2 6 टॉपिक है, 5 और 6 टॉपिक। तो 6 टॉपिक के अलावा कुछ नहीं। इसमें करंट अफेयर्स है, आपदा प्रबंधन है और नेशनल जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है वो, और पर्यावरण, संस्कृति और समकालीन मुद्दे जो कि राजस्थान से जुड़े हुए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कर सकते हैं। और इसके साथ में हमारा ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है।